क्या हुआ अवनी बेटा, इतनी क्यों परेशान हो? अभी तुम समधन जी से बात कर रही थी। ऐसा क्या कहा उन्होंने कि तुम इतनी चिंतित नजर आ रही हो? मंजू जी ने अपनी बहू अवनी को इतना ज्यादा चिंतित देखकर पूछा। कुछ नहीं मम्मी जी, अवनी अपने आंसुओं को छुपाते हुए बोली। नहीं, कोई बात तो जरूर है, वरना जहां तुम हमेशा अपनी मम्मी से बात करने के बाद खुश नजर आती थी, वहीं आज बहुत चिंतित लग रही हो। क्या मुझे अपने मन की बात नहीं बताओगी? बेटा, एक सास भी माँ ही होती है, क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं? मंजू जी ने अवनी को अपने पास बिठाते हुए कहा। मम्मी जी, आपको तो पता ही है कि मेरे मम्मी पापा किराए के घर में रहते हैं। अचानक मकान मालिक ने उन दोनों को घर खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। अब आप ही बताइए, इस उम्र में वो कहाँ नया घर ढूंढेंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे सब कुछ संभालेंगे? मम्मी के घुटनों में भी बहुत ज्यादा दर्द रहता है। पापा भी ब्लड प्रेशर और शुगर की वजह से बहुत परेशान रहते हैं। पता नहीं नया घर कहीं ऊपर के पोर्शन में मिला तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कैसे चढ़ेंगे उतरेंगे वो लोग? अवनी की आंखों से इतनी देर से रोका हुआ आंसुओं का बांध मंजू जी के प्यार की गर्मी से बह निकला। ये तो सचमुच चिंताजनक बात है, लेकिन मेरे दिमाग में अचानक एक उपाय आया है। बात भी बन जाएगी और उन लोगों को दिक्कत भी नहीं होगी। मंजू जी के चेहरे पर अचानक एक चमक सी फैल गई। वो क्या मम्मी जी? अवनी चौंक कर मंजू जी के चेहरे को निहारने लगी। अवनी बेटा, हमारे घर में नीचे का पोर्शन बिल्कुल खाली रहता है, क्योंकि इतने बड़े घर में हम सिर्फ 6 लोगों के अलावा है ही कौन। ऊपर ही कमरे खाली पड़े रहते हैं। हम लोगों के होते हुए समधी समधन जी को भटकने की जरूरत नहीं है। बस तुम और ध्रुव जाकर समधी समधन जी को यहीं ले आओ। उन लोगों को घर भी मिल जाएगा और हम लोगों का सहारा भी। मंजू जी अवनी के बालों को सहलाते हुए बोली। अवनी मायके से जहां एक गरीब परिवार से संबंध रखती थी, वहीं उसका ससुराल काफी धनाढ्य था। मंजू जी ने अपनी बेटी कोपल की दोस्त अवनी को उसके स्वभाव और संस्कारों से प्रभावित होकर अपने बेटे ध्रुव के लिए उसके मम्मी पापा से झोली फैलाकर मांग लिया था। भाई साहब और बहन जी, ईश्वर का दिया सब कुछ है हमारे पास। कोपल बिटिया ब्याह कर ससुराल चली गई है, तो हमारे घर में एक बेटी की कमी हो गई है। बस आप अपनी अवनी को हमारी झोली में डाल दीजिए। मंजू जी ने बहुत ही नम्रता पूर्वक अवनी के माता पिता से अवनी को झोली फैलाकर मांग लिया था। अवनी के मम्मी पापा को कोई आपत्ति भी नहीं थी, क्योंकि बच्चों की दोस्ती के कारण सब कुछ जाना समझा था और उन्होंने अवनी को मंजू विला की बहू बनाकर खुशी खुशी विदा कर दिया। लेकिन मम्मी जी, क्या ये ठीक रहेगा? अवनी ने कुछ सोचकर मंजू जी से पूछा। ठीक और ना ठीक क्या बेटा, उनके बुरे वक्त के समय हम काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? बुरे वक्त में ही तो अपनों परायों की पहचान होती है। लेकिन मम्मी जी, मम्मी पापा को तो यहाँ अपनी बेटी के ससुराल में रहने में संकोच लगेगा। बेटा, संकोच कैसा? क्या माता पिता के बुढ़ापे का सहारा सिर्फ एक बेटा ही बन सकता है, बेटी नहीं? अवनी बेटा, संतान तो संतान ही होती है। एक बेटी का भी उतना ही दायित्व है अपने बुजुर्ग मम्मी पापा का सहारा बनने का, जितना कि एक बेटे का। चलो फोन उठाओ और अपनी मम्मी से मेरी बात करवाओ। मंजू जी अवनी को समझाते हुए बोली। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी फोन लगाती हूँ। अवनी मोबाइल उठाकर अपनी माँ को फोन मिलाने लगी। हाँ अवनी बेटा, तुम चिंता ना करो, हम लोग कुछ ना कुछ इंतजाम करके तुमको बताते हैं। उधर से अवनी की माँ संतोषी जी बोली। समधन जी, अवनी नहीं, मैं बोल रही हूँ, आपकी समधन। राम राम मंजू बहन जी। राम राम। समधन जी, आप लोगों के रहने का इंतजाम हो गया है। कहाँ? आप लोग आज ही यहाँ हमारे घर हम लोगों के साथ रहने आ रहे हैं। लेकिन ये कैसे संभव है? भला बेटी के घर में भी जाकर कोई रहता है? संतोषी जी एकदम से चौंक कर बोली। ये किसने कहा? आजकल बेटा बेटी सब बराबर है। फिर हम लोग ईश्वर की कृपा से इतने सक्षम भी हैं। आप लोग यहीं घर पर रहेंगे आकर, और अगर ज्यादा संकोच लगे तो आपका जो दिल करे वो आप अपनी रसोई में बनाकर खा लीजिएगा, वरना तो सब कुछ घर में बनता ही है। और हाँ, आपकी कोई भी ना नुकुर नहीं चलेगी। बस मैं थोड़ी ही देर में ध्रुव और अवनी को भेज रही हूँ। मंजू जी ने ये बात बहुत शालीनता और अधिकार के साथ कही कि कहीं उनकी समधन को ये भी ना लगे कि वो किसी तरह का उपकार कर रही है। ठीक है बहन जी, पर हम लोग सचमुच आप लोगों जैसे समधी समधन पाकर तो निहाल ही हो गए। संतोषी जी आंखों में आंसू भरकर बोली। समधन जी, इसमें मेरा भी कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा है। ध्रुव और अवनी दोनों ऑफिस चले जाते हैं
और ध्रुव के पापा दुकान। मैं अकेली दोनों बच्चों को संभालने में परेशान हो जाती हूँ। अब दोनों लोग मिलकर बच्चों को संभालेंगे और साथ बैठकर एक दूसरे से गपशप भी करेंगे। मंजू जी एक तरह से संतोषी जी के दिल को सहलाते हुए बोली, ठीक है बहन जी, आप जीती और हम हारे। बस आप ध्रुव और अवनी का इंतजार कीजिए, थोड़ी ही देर में आप हमारे साथ होंगी। मंजू जी मोबाइल रखते हुए बोली, मम्मी जी आप सचमुच बहुत अच्छी हैं। सबने मम्मी पापा को कितना भड़काया था कि बड़े घर में बेटी ब्याह रहे हो, पछताओगे, लेकिन आपने उन सब की बातों को झूठा सिद्ध कर दिया। आप सचमुच बहुत अच्छी हैं। अवनी तो रोते हुए मंजू जी के गले से ही लिपट गई। अच्छा अब ज्यादा बटरिंगबाजी नहीं, वरना तुम्हारे कान खींचूंगी। मैं कान भी बहुत अच्छे से खींच लेती हूँ, ना मानो तो ध्रुव से पूछ लेना। मंजू जी खिलखिलाते हुए बोली, और हाँ तुम ध्रुव को फोन करके मम्मी पापा को लेने जाओ और मैं तब तक नीचे के पोर्शन में सफाई करवाती हूँ। थैंक यू मम्मी जी। फिर अच्छा नहीं। और अवनी ध्रुव को फोन करने लगी और मंजू जी सफाई करवाने के लिए नीचे उतर गई। दोस्तों इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।